वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। जी हाँ, आज का टॉपिक है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड और 1910 से लेकर 1916 तक इनके इनका दौर चला। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा है इसलिए क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट भी होते हैं। जी हाँ, जिनका दौर होता था 1844 से लेके 1848 तक। और उसके दौर में जो है वो सेकंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की जाती है बिटवीन लॉर्ड हार्डिंग और महाराजा गुलाब सिंह, और उसकी वजह से जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम एक तरह से जो है सिख टू कश्मीर डोगरा रूल। चलिए लॉर्ड हार्डिंग के दौर में देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है, और मैं कोशिश कर लूँगा आपको जो है वो थोड़ा सा सब्र रखना होगा। एक जो है एंशंट मैं एक लेक्चर में लाऊं, और मेडिवल में भी एक लेक्चर मैं कोशिश करूँगा कि एक या दो लेक्चर्स कंप्लीट करूँ। और मॉडर्न जो है वो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो रहा है। तो आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको एंशंट में एक लेक्चर में ही आपको सारा कंप्लीट करके मैं दूंगा। शायद उसमें 40-50 या 1 घंटा लग सकता है, लेकिन आपको जो है वो तमाम उसमें नोट्स आपको फराम किए जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ या जी हाँ, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के दौर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे लेके आता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इसको जो है एनसर्कल कीजिएगा। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के दौर में होता क्या, इन्होंने किया क्या? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने जो है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल किया फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। जी हाँ, देखिएगा, अब तक जो है वो कैपिटल कोलकाता थी। जी हाँ, क्योंकि बंगाल में आके ब्रिटिशर जो है वो सेटल हुए तो, और उनको वहाँ ही जो है वो आफ्टर बैटल ऑफ बॉक्सर जो हमने पढ़ा कि दीवानी राइट्स उनके हासिल हुई थी। और उसके बाद फिर जब बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट कम कहाँ पे किया, अपनी एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने जो है वो बंगाल में की। और इनकी जो कैपिटल थी जी जिसे हम दारुल खिलाफा कहते हैं, जो कैपिटल थी वो कोलकाता में थी, लेकिन कलकत्ता के बाद दिल्ली में कब शिफ्ट हुई कैपिटल? 1911 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने। ये कब हुआ था? 1911 में। चलिए उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू जी हाँ, महासभा जिसे हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है 1916 में इसे इस्टेब्लिश की जाती है। जी हाँ, और इस्टेब्लिश करता है मदन मोहन मालवीय। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट थिंग। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ से आप देखोगे एक नया मोड़ आता है इंडियन जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में। गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से गांधी जो है वो वापस आते हैं, और जो है वो एक्टिव पार्ट अब यहाँ से आप दो देखोगे कि गांधी जो है प्ले करते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नाउ। सो आपको याद रखना होगा कि गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से 1915 में आए थे। उसके बाद फिर लॉर्ड हार्डिंग के बाद लॉर्ड चैल्मर्सफोर्ड आते हैं। लॉर्ड चैल्मर्सफोर्ड का दौर जो है वो 1916 से लेकर 1921 तक चलता है। देखिएगा, इस बीच जितने भी गवर्नर जनरल्स के बीच में जो भी काम होता है उनका, उनके बीच में जो भी काम किए जाते हैं उनके दौर में, हम लोग उसी को जो है वो पॉइंट करके यहाँ पे आप लोगों के सामने लाते हैं, ताकि आपको जो है वो आसानी हो जाएगी इसको समझने भी। ख़ास तौर पर डिफरेंट अगर कोई, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक दौर था, हमने वो अलग से आप लोगों को टॉपिक पढ़ा है। इसी तरह से अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें दिखेगा तो हम वो ज़रूर आपके सामने लेके आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके दौर में क्या होता है। लॉर्ड चैल्मर्सफोर्ड के दौर में 1916 से लेकर 1921 तक होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है। और ये होम रूल मूवमेंट कौन स्टार्ट करता है? बाल गंगाधर तिलक और एनी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो 1916 में। देखिएगा, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और इनके सामने में इनके यहाँ पे निकल के सामने आती है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। जी हाँ, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और इनकी जो डेथ होती है 1920 में होती है, तो आप लिख सकते हो इस चीज़ को। उसके बाद अगर एनी बेसेंट की अगर बात करेंगे हम, एनी बेसेंट जो है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। मैंने यहाँ पे सिर्फ वुमेन प्रेसिडेंट का फर्स्ट, लेकिन इंडियन नहीं कहा। इंडियन वाज सरोजिनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज सरोजिनी नायडू। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा काम होता है यहाँ पे लॉर्ड चैल्मर्सफोर्ड के दौर में। सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन इस्टेब्लिश होता है ऑन एजुकेशन 1917 को, 1917 में। अब देखिएगा, सैडलर कमीशन यहाँ पे मुख्तलिफ कमीशनर्स आपने देखा, जैसे कि 1900 1917 की बात इस वक्त हो रही, उससे पहले हमने देखा 1833 में जो है वो जो है वो मैकुलेस मिनट्स आ गए। उसके बाद फिर वुड्स डिस्पैच आ गए 1854 में। इसी तरह से जो है वो आपने अब हंटर कमीशन देखा, तो इसी तरह से सैडलर कमीशन जो है वो एजुकेशन पे इन्होंने रिपोर्ट जो है वो स्टार्ट की। कहाँ पे सबमिट किया उन्होंने रिपोर्ट? 1917 में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा,
एसपी सिन्हा फर्स्ट इंडियन गवर्नर टू बिहार। पहली बार अगर इंडियन कोई गवर्नर बन गया वो बिहार में उसे बनाया गया और उसका नाम था एसपी सिन्हा। फर्स्ट टाइम इंडिया जो है वो इंडिया का कोई जो है वो गवर्नर रैंक तक पहुंचा और उसका नाम था एसपी सिन्हा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नाउ। राउलैक्ट एक्ट। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसको समझना आपको पड़ेगा। यहाँ पे मैंने से थोड़ा यहाँ पे लिखा तो थोड़ा है, लेकिन आपको ये जो चीज़ें हैं इसमें 2-3 मिनट्स लग जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंड करना है आप लोग को। देखिएगा राउलैक्ट एक्ट। राउलैक्ट एक्ट 1917 में लाया जाता है। इसे पास किया जाता है 1919 में। अब ये एक्ट क्या था? इस एक्ट के जो है इसके जो एक तरह से प्रोविजन थे, ऐसा था कि 2 साल तक किसी भी इंडियन को ये जो है अरेस्ट किया जा सकता था। इस एक्ट के तहत किसी भी इंडियन को जो है वो 2 ईयर्स तक अरेस्ट किया जा सकता था। और उससे एक तरह से एक नुकसान क्या था? उस तरह से नुकसान ये था कि किसी भी इंडियन को अरेस्ट करने के बाद 2 साल तक उसके जो है वो आपको किसी भी कोर्ट में जो है वो कोई सुनवाई नहीं होती। और ये ऐसा अरेस्ट था, किसी को भी कैसे भी किसी तरह से अरेस्ट किया जा सकता था, गलती हो या ना हो गलती। जिस तरह से भी ब्रिटिशर्स को लगेगा कि उनको अरेस्ट करना चाहिए, किसी के खिलाफ भी कोई सा एक तरह से अगर उन्हें लगा कि ये बंदा सही काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी अगर शक था या शुबा था, तो उसको अरेस्ट करते थे। अब चलिए अरेस्ट करना तो ठीक है, लेकिन 2 साल तक उसको जेल में रखना एक बहुत बड़ी एक ये काला कानून था, इसीलिए इसे ब्लैक लॉ भी कहा जाता था। तो फिर इसी एक्ट के ज़रिए, इसी एक्ट के प्रोटेस्ट में ये वाला जो है इंसिडेंट होता है, जिसे जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे मैंने आंसर करूँगा। देखिएगा जब ये रोलैक्ट एक्ट को पास किया तो एक पार्क है अमृतसर में जिसे कहा जाता है जलियांवाला बाग पार्क। वहाँ पे क्या होता क्या है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और जो है वहाँ पे लोग जो है वो उनके प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके खिलाफ। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको अरेस्ट किया गया था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया था और लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप लोगों ने इसे अरेस्ट क्यों किया। ये बात है, जी हाँ ये बात है 1913 की। लेकिन अब लोग जो है वो 13 अप्रैल को 1919 को ये बात है, 13 अप्रैल को ये जो है ये लोग असेंबल हुए थे इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। तो जनरल डायर आता है, वो अंधाधुंध फायरिंग करता है और उसकी वजह से जो है वो जलियांवाला बाग में लोगों की जो है वो बहुत बड़ी तादाद में उनकी वहाँ पे डेथ होती है और इंजर्ड भी होती है। इसीलिए इसे जलियांवाला मैसेकर कहा जाता है। ये होता इसलिए क्योंकि राउलैक्ट एक्ट के वज के वजह से जो है वो यहाँ पे लोग असेंबल होते थे। उसके बाद फिर 1916 में कांग्रेस लीग पैक्ट बाय एसी मजूमदार। देखिएगा एसी मजूमदार जो है वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था उस वक़्त। और ये लीग साइन किया जाता है जिसे कहा जाता है कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है, जिसे लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। तो उस वक़्त के आपको सिर्फ याद रखना है कि प्रेसिडेंट कौन थे। एसी मजूमदार वाज़ द प्रेसिडेंट जब लखनऊ पैक्ट को जो है वो साइन किया गया था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नाउ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे। इंडियन ट्रेड यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एम एन जोशी इन 1920। इन 1920 एम एन जोशी एस्टैब्लिश्ड इंडियन ट्रेड यूनियन। जी हाँ, याद रखना होगा आपको कि 1920 में एम एन जोशी ने इंडियन ट्रेड यूनियन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ यहाँ पे मैं ऐड और करना चाहूँगा। आई वांट टू ऐड मोर थिंग्स हियर इन जलियांवाला बाग मैसेकर। यहाँ पे होता क्या है, इसके बाद फिर गांधी जी जो है वो इस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं और एक तरह से हड़ताल डिक्लेयर करते हैं। लेकिन 1919 में यहाँ पे मैं जो है वो इसको सेपरेट एक टॉपिक लेके आऊँगा, लेकिन अगर नहीं लाया यहाँ पे आपको वो कंप्लीट हो जाएगा। 1919 में एक और इंसिडेंट होता है, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत का मतलब ये है कि जो है वो पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो ख़ास तौर पर टर्की में, ब्रिटिशर्स जो है वो उस वक़्त पावरफुल एक देश था, तो टर्की में वो डिसबैंड करता है खिलाफत को, यानी खलीफत को डिसबैंड करता है और पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ चले जाते हैं। जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ चले जाते हैं तो एक तो जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था। उसके बाद फिर जो है वो खिलाफत क्वेश्चन भी वहाँ पे उठा था। तो गांधी जी ने देखा एक अपॉर्चुनिटी, उसने कहा कि खिलाफत मूवमेंट का ये मतलब नहीं है कि खाली मुस्लिम्स जो है वो इसके खिलाफ फाइट करेंगे। उसने कहा कि नहीं, हिंदूज़ को भी चाहिए इसमें पार्टिसिपेट करना, ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बरकरार रखना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो जाएगी। तो खिलाफत मूवमेंट होता है और उसके बाद फिर एक खिलाफत मूवमेंट ये मुसलमान लोग खिलाफत मूवमेंट चलाते और नॉन कॉपरेशन साइड बाय साइड गांधी जी चलाते, जिसका ये मकसद था सपोर्ट करना मुसलमानों का, यानी खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करना, यानी नॉन कॉपरेशन ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये 1920 में जो है वो नॉन कॉपरेशन स्टार्ट होता है। फिर 1922 में एक चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से
जो है वह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया जाता है। ये जो है खिलाफत मूवमेंट जो है वो शौकत अली और ये अली ब्रदर्स की तरफ से इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। तो यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। छोटी वीडियोस में लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को जो है वो अच्छी तरह से एक प्रिपरेशन हो और आप तंग भी ना आओ अगर ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा हो। सियादास फॉर्मड स्वराज पार्टी, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी किसने फॉर्म किया 1923 में, तो ये सी आर दास ने फॉर्म किया था। अब इस पार्टी के पीछे क्या मकसद था देखिएगा। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया क्योंकि चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था और उसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। अब ये चोरा चोरी मूवमेंट क्या है देखिएगा, 20 या 22 प्लस कोई जो है पुलिसमैन को जो है वो जलाया गया था। उस वक़्त कहा जाता है कि चोरा चोरी एक विलेज है यूपी में, वहाँ पे लोग जो है वो असेंबल हुए और उन्होंने देखा कि सेल ऑफ लिकर होती है, यानी शराब की सेल होती है चोरा चोरी में। तो वो जो है वो जाके उस पुलिस स्टेशन को जलाते हैं ड्यूरिंग दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो वायलेंस के खिलाफ थे, वो वायलेंस पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया। जो ही उन्होंने विड्रॉ किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, तो इनिशियली कुछ कांग्रेस लीडर्स जो है वो नहीं चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन को विड्रॉ करें क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। तो गांधी जी ने इसे विड्रॉ किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब इसे विड्रॉ किया गया तो कांग्रेस में जो है वो एक तरह से दरार बन गई। तो कांग्रेस की तरफ से मोतीलाल नेहरू ने सॉरी सी आर दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, ये मिल के इन्होंने कांग्रेस जो है वो एक तरह से खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी किसने बनाई, तो स्वराज पार्टी वाज फॉर्मड बाय सी आर दास। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हुआ क्या। उस वक्त देखिएगा डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरकी डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसे इन्फोर्स किया था 1921 में। अब ये क्या कानून था देखिएगा, रिजर्व्ड और ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स थे। जी हाँ, रिजर्व्ड और ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स थे। तो ये ज़्यादातर प्रोविंसेस में देखा जा सकता था इस कानून को, यानी डायरकी को प्रोविंसेस में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज डायरकी इंट्रोड्यूस्ड। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। व्हेन वाज इट इन्फोर्स्ड, इन्फोर्स कब किया गया था, इन्फोर्स किया गया था इसे 1921 में। और इसको अगर इन्फोर्स किया गया तो इसको जो है वो पार्शली कब रिमूव किया गया था 1935 में। और कम्प्लीटली इसे कब रिमूव किया गया था फ्रॉम प्रोविंसेस में भी। और इसे टोटली एबॉलिश किया था 1937 में। देखिएगा इसकी चार डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। 1921 में इसको इन्फोर्स किया गया। उसके बाद फिर 1935 में देखिएगा डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इन 1935 इट वाज टेकन अवे फ्रॉम प्रोविंसेस से इसको जो है वो लिया गया, बाहर निकाला गया। एंड इन 1937 इट वाज टोटली एबॉलिश्ड। सो 1937 में इसको जो है वो टोटली एबॉलिश किया गया। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से अगर पूछा जाएगा कि कब इसको इन्फोर्स किया गया 1921 में, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, या अगर आप 1921 में ये इन्फोर्स किया था, इसको जो है वो कब जो है वो रिमूव किया गया, व्हेन वाज इट टेकन अवे फ्रॉम प्रोविंसेस से कब इसको लिया गया था 1935 में। और इसको कब टोटली एबॉलिश किया गया था 1937 में। देखिएगा अभी हिस्ट्री के अभी कम से कम आपको 4 से 5 लेक्चर्स और आएंगे मॉडर्न में। तो आपका जो है वो मॉडर्न सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपसे एक तरह से कहा है कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिर्फ एक लेक्चर जो है वो इंडियन हिस्ट्री का मैं दूंगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आप लोग इसको प्रिपरेशन करोगे तो कम से कम इससे जो है वो 15-20 दिन इसमें से आप लोगों को लगेंगे ही। क्योंकि हमने जो है वो स्टार्ट किया था 1600 AD से, और इस वक्त हम जो है वो पहुँचे हैं 1926 की बात हो रही है, 1921 की बात हो रही है, तो यहाँ तक तो हम पहुँचे हैं। अभी इसमें 4 से 5 लेक्चर्स आएंगे तो आपकी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री कम से कम कंप्लीट हो जाएगी। एक रिलीजियस के ऊपर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा, रिलीजियस मोमेंट्स और कुछ अलग से मोमेंट्स उसके खिलाफ, उसके साथ भी एक मोमेंट, एक जो वीडियो मैं यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा। मैंने आपको कहा कि एंशंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में सिर्फ 2 लेक्चर्स में लाऊंगा। और हो सकता है वो लेक्चर आपको जो है वो 1 घंटे का मिलेगा, लेकिन उसमें एंशंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी एक लेक्चर में, और मॉडर्न ऑलरेडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और मेडिवल भी आपकी जो है वो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। तो फिलहाल आप एक 15-20 दिन तक आप मॉडर्न को जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।